पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक देख लिया था। आप इस क्लास में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। इसमें दिया हुआ है लेट एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। वो किस तरह से डिफाइन है? वो डिफाइन है tan इनवर्स एन एक्स, tan इनवर्स एन एक्स। ओके, और x को लिया जा रहा है रियल नंबर में से। ठीक है, x को कहाँ से लिया जा रहा है? रियल नंबर में से। और अब जब इसकी हम लिमिट देखते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर फंक्शंस है बहुत सारे। तो इसकी जो लिमिट होगी वो कोई एक फंक्शन ही तो निकल करके आएगी। हाँ। ठीक है, तो अभी हम इसकी लिमिट देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि tan इनवर्स x जो है वो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर कैसा बिहेवियर रखता है। tan इनवर्स nx जो है वो n को जब हम इनफाइनाइट की ओर टेंड करवाते हैं, ठीक है, पूरे रियल नंबर में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो जो n है, n की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर जाती है, तो tan इनवर्स nx कैसा बिहेवियर रखता है? तो क्या हम tan इनवर्स x का ग्राफ बना करके ये देख सकते हैं क्या? tan इनवर्स x का ग्राफ बना करके हम देख सकते हैं ना? देखो tan x का ग्राफ कैसे चलता है? ऐसे चलता है, यू यू करके। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। हाँ। यस। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, tan अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा? पाई बाय 2 पर लेगा। मिनिमम वैल्यू कहाँ लेगा? माइनस पाई बाय 2 पर लेगा। आप म्यूट कर लो यार। ठीक है, तो और देखो, यहाँ से हम राइट हैंड साइड में जब जाते हैं तो x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। हम इनपुट इनपुट हम क्या दे रहे हैं? x दे रहे हैं। इनपुट फंक्शन का इनपुट क्या है? रियल नंबर है। तो इस साइड में जब हम जाते हैं तो x क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। और जब जीरो के लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव है। और जीरो पर जब हम देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर देखते हैं, तो वो क्या मिलती है हमें? क्या जीरो। मिलती है? जीरो मिलती है। तो क्या ये फंक्शन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर एफ एन एक्स जो है, ठीक है, वो आपका पाई बाय 2 दे देगा जब इफ x की वैल्यू पॉजिटिव हो। भाई n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब आप बढ़ाते जाओगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा? पाई बाय 2 पर ही तो लेगा। ठीक है, यस, पाई बाय 2 पे इंफिनिटी। पाई बाय 2 पर लेगा। और ये वैल्यू अपनी जीरो दे देगा इफ इफ x इज इक्वल टू जीरो हो तो। ठीक है, एकदम यस। करेक्ट। और ये अपनी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 दे देगा इफ एक्स लेस देन x की जीरो। वैल्यू निगेटिव हो। निगेटिव में ये माइनस पाई बाय 2 दे देगा। ठीक है, यस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? therefore the sequence of functions therefore the sequence of functions sequence of functions कौन? fn is point wise convergent is is पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। मैंने कल बताया था ना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। किस पे है भाई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट? बोलो। जीरो पॉइंट पे। वाइज कन्वर्जेंट नहीं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन उसके डोमेन के ऊपर होता है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, माइनस पाई बाय 2। पाई बाय नहीं 2। नहीं, ऑन आर, पूरे रियल नंबर पर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है भाई, पूरा रियल नंबर उसने कंटेन कर लिया ना कन्वर्जेंस में, लेकिन उसकी लिमिट 3 आ रही है। उसकी लिमिट 3 आ रही है, बल्कि है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही ना। समझ पा यस। रहे हो? फिर ठीक तो है, और तो नहीं है फिर वो क्या कह रहे हो? सीक्वेंस।
रियल वो जिसकी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हुई, लेकिन ओवरऑल सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? ओवरऑल सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही तो होगी ना, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। ओवरऑल नहीं बोलते हैं यहाँ पर, जब भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात आती है हम ओवरऑल वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम या तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलते हैं या फिर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा ऑन आर टू द फंक्शन टू द फंक्शन एफ और एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन किया जाएगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा? इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। ये सारे क्या हैं आपके एफ ही तो है भाई। पाई बाई टू आ जाएगी वैल्यू, एक बार जीरो आ जाएगी और एक बार आ जाएगी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ऐसी तो आएगी वैल्यू आपकी। यस। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव के लिए ये मिलेगी, एक्स की वैल्यू जीरो के लिए जीरो मिलेगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए माइनस पाई बाई टू मिलेगा। ठीक है, और ये सभी ट्रू होगा एक्स बिलोंगिंग इनसाइड नेचुरल नंबर के लिए। बोलो यहाँ तक क्लियर रियल है? नंबर। रियल नंबर यहाँ तक क्लियर है सबको एकदम? यस। ठीक है, जो लोग नए आए हैं एक बार बता दो। हाँ, आपको तो क्या ही क्लियर होगा। एम डी राजीव, देखो ये फंक्शन हमें दिया हुआ था, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ था हमें, tan इनवर्स एन एक्स। ठीक है, इसको हमें बताना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। तो tan इनवर्स x का जब हम ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो जब हम लिमिट देखते हैं तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू को लार्ज बनाते जाएं, बहुत बड़ा बनाते जाएं, इंफिनिटी की ओर चलते चले जाएं, तो आपका फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करता चला जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि ये जीरो है, जीरो के राइट साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन आपका पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव है, तो फंक्शन आपका माइनस पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू है, ये दोनों लिमिट ही तो है इसकी। बोलो भाई, लिमिट ही तो है। हाँ। और जैसे ही अगर आप x की वैल्यू जीरो रख दोगे तो आपका जो फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो भी जीरो मिल जा रहा है, डायरेक्ट जीरो मिल जा रहा है यहाँ पे जीरो रखते ही। तो हमने इस तरह से तीन पॉइंट्स निकाल लिए, तीन लिमिट फंक्शंस निकाल लिए। इनको क्या बोलेंगे? लिमिट फंक्शंस। बोले थे ना कल, नाम दिया था इनको लिमिट फंक्शन। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव के लिए पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू जीरो के लिए जीरो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए माइनस पाई बाई टू। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन रियल नंबर टू द फंक्शन। किसको जाती है भाई? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो फंक्शन को ही तो जाकर के कन्वर्ज करेगी। और किस फंक्शन को जाकर के कन्वर्ज करेगी? किस किस पॉइंट के ऊपर? पॉइंट वाइज, मतलब हम बोलते हैं ना पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज हम बोलते हैं ना कि टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट समझाओ भाई। तो टॉपिक वाइज का मतलब होता है टॉपिक बाय टॉपिक, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज का मतलब होता है पॉइंट बाय पॉइंट। यानी कि x की वैल्यू जब जीरो से बड़ी ले लेंगे तो उसके लिए ये फंक्शन डिफरेंट कन्वर्ज कर डिफरेंट जाएगी। वैल्यूज। हाँ, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किसके ऊपर? x बिलोंगिंग टू r के ऊपर डिपेंडेंसी। ठीक है, जब एक्स की ऑल वैल्यूज डिपेंड करेगी फिर ये। हाँ, x की वैल्यूज पर अगर डिपेंड कर गई सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस, तो हम उसको बोल देंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। गॉट इट? गुड। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। ये वाली चीज समझ में आई? एक होता है सिग्नम फंक्शन, जानते हो? इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको लिखने का एक तरीका और है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको पाई बाई टू एंड सिग्नम ऑफ x वेयर x इज बिलोंगिंग इनसाइड जीरो। सिग्नम फंक्शन पता है आपको क्या होता है? y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। क्या होता है इसका मतलब पता है? नो। नहीं पता? मॉड एक्स नहीं, देखो व्हेन एक्स इज इसका ग्रेटर देन 3। इसका मतलब होता है
आपकी वैल्यू x, आपकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसका मतलब होता है सिग्नम x का मतलब आपकी वैल्यू 1 मिलेगी, या तो 0 मिलेगी या फिर -1 मिलेगी। तीन ही वैल्यूज मिलती है। 1 कब मिलती है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। 0 कब मिलती है? जब x की वैल्यू 0 हो। -1 कब मिलती है? जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, ये आपका होता है सिग्नम फंक्शन, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। फंक्शंस जब आप पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ लिया होगा, ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, अभी भी है, आप पढ़ सकते हो। देखो, इसको लिखने का ये तरीका और है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। सिलेबस है ब्रो, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, ये सिलेबस से आउट है, बुक में तो है ये। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतना सा लिख दिया, इसमें आपको कहाँ से क्या जरूरत है कहीं और से मतलब सिलेबस में देखने का? बस एक बार जान लो ना यार, इसको है तो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट। एक बार जान लो कि ऐसा होता है तो इसका यूज कर सकते हैं हम कहीं। सागर सर ने भी ये पढ़ाया है फंक्शन में। सागर सर ने पढ़ाया है क्या? हाँ, ये सागर सर ने पढ़ाया है फंक्शंस में, यूट्यूब पे जो सर ने लेक्चर लिया है। हाँ, तो छोटा सा है, इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात है नहीं सीखने के लिए। तो दीक्षा, आपकी पहली क्लास है या फिर आप जो रिकॉर्डेड है वो देख करके आए हो? पहले ये बताओ मुझे। मैंने ज्वाइन किया था कि देखने से समझ में आता है या फिर नहीं आता है। नहीं नहीं, पिछला जो इसकी फर्स्ट क्लास जो है, जो हमने कल ली थी, वो आप देख करके आए हो या फिर आप डायरेक्ट आए हो? नहीं, मैं डायरेक्ट आई हूँ। डायरेक्ट आए हो, तो आपको ये वाली चीज समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? मुझे ये बताओ। नहीं, मैंने बस यही देखा, सिग्नम फंक्शन आप बता रहे हो। सिग्नम फंक्शन तो मैं वैसे ही बता दिया है, जरूरी नहीं था। जो असली जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में नहीं आया आपके, क्योंकि आप लेट आए थे। अभी देखो, अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है? हम्म, ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर, और इसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर देख लेना। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग भी देख लेना, और इस वाले पार्ट की रिकॉर्डिंग भी देख लेना जो आपका क्वेश्चन छूट गया। वैसे आप एग्जाम्पल, करवा क्या रहे हो अभी? ये अभी चल रहा है हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये आपका जैम का टॉपिक नहीं है, ये आपका ये आपका टीआईएफआर का है, नेट में है, गेट में है, आईएसआई में है, सीएमआई में है, एनबीएसएम में है। ये जैम में डायरेक्ट नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप भैया, मैंने जैम, पूछना था टीआईएफआर के लिए मतलब अलग से उसके लिए स्ट्रेटजी होगी या फिर यही मतलब जैम वाला ही सब कुछ होता होगा? आप इंटरेस्टेड हो टीआईएफआर देने के लिए? हाँ, देखो, मतलब लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था। मैं खुद टीआईएफआर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं खुद भी इसको अच्छे से मास्टरी कर सकूँ। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। एटलीस्ट आपका 80% सिलेबस तो यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल से ही 80%। कुछ बच्चा 20%, तो उसको करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, हमें 80% पढ़कर ही बहुत होता है हमारे लिए। ठीक है, मैं खुद टीआईएफआर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गॉट इट? यस। ठीक है, तो आप हमारे साथ में बने रहें, और इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, देखो अगला है एक सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन समझ में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो। खैर, ये वाला एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा, आप देख करके जाओ एक बार क्या कह रहा है। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स ओवर एन। ठीक है, फोर एक्स बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर, वो रियल नंबर्स, एंड एन कहाँ से आता है भाई? एन तो नेचुरल नंबर से आता है। क्या देता है? इंडेक्स देता है। एन का काम ही सिर्फ इतना होता है कि वो इंडेक्स प्रोवाइड कर दे सीक्वेंस बनाने के लिए। बोलो, इसके अलावा कोई काम है एक्स का, एन का? नहीं है ना? मैं इसको लीव कर दूं भैया क्या क्लास? मैं वो फर्स्ट पार्ट देख लूं, उसके बाद फिर ये आप देख रुक लूं। जाओ, आप रुक जाओ, आपको फर्स्ट पार्ट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। एक बार आप देख के चले जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो, देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन आर। अभी मुझे ये बताओ कि अगर आप लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकालना चाहते हो, अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर एन करना चाहते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, बोलो। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्या कह रहे हो? एल हॉस्पिटल जीरो है, 1/sin nx वैल्यू -1 से 1 के बीच फाइनाइट वैल्यू आएगी, उसको n टेंड टू इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो फिर जीरो आनी चाहिए। जीरो आनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक लिमिट जब हम पढ़ते हैं, लिमिट मतलब एक फंक्शन f1 है, एक फंक्शन f2 है। f1 फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जा रही है जीरो को, और f2 फंक्शन है बाउंडेड, ठीक है। f2 फंक्शन क्या है, बाउंडेड। तो जो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है ना, अगर उस मल्टीप्लीकेशन की हम अगर लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उनके जो मल्टीप्लीकेशन की लिमिट आती है वो आती है जीरो। ये कॉन्सेप्ट पता था आपको? यस। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 1/n इंटू एक फंक्शन है साइन nx, साइन nx, ओके। अभी साइन nx जो है वो तो बाउंडेड होता है, सिंस आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n कितना आता है भाई, जीरो आता है, पहले फंक्शन की लिमिट जीरो। और हमें पता है कि -1 से बाउंडेड होता है साइन, साइन का कोई भी फंक्शन ले लो आप, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, मतलब साइन nx जो है वो बाउंडेड होता है ना 1 से, ये तो पता है आपको अच्छे से। तो एक फंक्शन जा रहा है जीरो को और दूसरा फंक्शन है बाउंडेड, तो जब ओवरऑल इनकी लिमिट निकाली जाती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो वो हमें सिंपली जीरो के इक्वल मिल जाती है। किसके इक्वल मिल जाती है, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्टली जीरो। तो ये जीरो है क्या, ये जीरो रियल नंबर है क्या, मुझे ये बताओ, क्या ये जीरो रियल नंबर है? यस, जीरो रियल नंबर होता है, हमें पता है, लेकिन इस जीरो को हम यहाँ पर एक फंक्शन बोलेंगे। एक फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर f1 f2 f3 f4 इस टाइप के फंक्शंस हैं। तो जब ये सीक्वेंस किसी नंबर को या किसी भी चीज को कन्वर्ट करेगी, तो वो चीज क्या होगी, वो क्या होना चाहिए, वो एक फंक्शन ही तो होना चाहिए ना भाई। इस सीक्वेंस में फंक्शन ही फंक्शन है, तो जब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो किसी एक फंक्शन को ही तो कन्वर्ज करनी चाहिए ना ये। बट भैया बोलो। लिमिट जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज करती है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो फाइनाइट नंबर को ही हम लिमिट फंक्शन बोल देते हैं यहाँ पर, उसी को तो हम लिमिट फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हमने n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर देखा, देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब ये नहीं होता है, लिमिट की डेफिनेशन से आपको पता होगा कि ये रियल नंबर है, ठीक है। ये कोई पॉइंट आपका p है, ये p आपका लिमिट पॉइंट पहले होता है, लिमिट बाद में होता है, ये तो पता होगा आपको। लिमिट पॉइंट पहले बनता है, लिमिट बाद में बनता है। जब लिमिट पॉइंट की जब डेफिनेशन हम देखते हैं, और ये अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सीक्वेंस की, अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को मत घुसाओ बीच में, अभी सिंपल बात करो सीक्वेंस की। तो ये जो p पॉइंट है, इसको लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, जब इस p के हर एक नेबरहुड में, चाहे आप ये नेबरहुड ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे बिल्कुल पास में ले लो, हर नेबरहुड में, मतलब एवरी नेबरहुड contains infinitely many terms of this sequence, इस सीक्वेंस के infinitely many terms आने चाहिए इस p के हर नेबरहुड में। हर नेबरहुड से सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैथमेटिशियंस बहुत चालाक होते हैं, वो एवरी वर्ड को लिख करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सोल्व कर लिया।
आपको पता है एवरी वर्ड जब किसी मैथमेटिक्स ने फर्स्ट टाइम लिखा होगा इस डेफिनेशन में तो उसने बहुत मतलब उसने सोच बहुत समझ बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया एकदम से। एवरी नेबरहुड, आप नेबरहुड किसको बोलते हो? ये आपका दिल्ली है, ये आपका जयपुर है, तो दिल्ली का नेबरहुड गुड़गांव होगा या फिर जयपुर होगा? बताओ, दिल्ली का गुड़गांव। नेबरहुड कौन? गुड़गांव होगा ना, तो जयपुर को तो आप नेबरहुड नहीं बोलोगे ना। लेकिन अगर दिल्ली की कंपैरिजन आप जयपुर से करो और आप एक मुंबई से करो, तो अब इसका नेबरहुड कौन सा होगा? अब जयपुर भी इसके नेबरहुड में आ जाएगा लेकिन मुंबई यहां पर नहीं आएगा। तो इसी तरह से हर एक नेबरहुड, भाई नेबरहुड आप जितना बड़ा करोगे तो इनफाइनाइट टर्म्स आने की संभावना तो बढ़ ही जाएगी ना, कम थोड़ी ना हो जाएगी। यस। नेबरहुड को आप जितना बड़ा करोगे तो संभावना तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको पता है नेबरहुड को बड़ा तो हमें करना ही नहीं होता। नेबरहुड को तो हम क्या छोटा करना होता है? छोटे से छोटा छोटा करना होता है। कंबाइन। ठीक है, समझ में आया दीक्षा आपको? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में कैसा आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको? मतलब कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? मुझे इतना बता दो एक बार। हाँ ये समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ये सब। अच्छा अच्छा, पढ़ रखा है आपने, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी कुछ नहीं होता, एक सीक्वेंस ही होती है। उस सीक्वेंस के अंदर रियल नंबर की जगह बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस जब कन्वर्ज करते हैं तो वो किसी एक फंक्शन को ही तो कन्वर्ज करेंगे ना, वो अपना टाइप थोड़ी चेंज कर देंगे। मतलब कोई फंक्शन है वो किसी रियल नंबर को थोड़ी कन्वर्ज कर जाएगा, कर भी सकता है, बट वो रियल नंबर भी एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ functions fn is point wise convergence, is point wise convergence। अब इसका मैंने कल बता दिया था, कल वाले सेशन में, कि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी मैंने बहुत डिटेल से बताई है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है किसमें है? किसमें है? जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो किसमें बात करते हैं? डोमेन में। और यहाँ पर डोमेन क्या है? यहाँ पर डोमेन रियल नंबर है भाई। साइन एन एक्स ओवर एन, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है तो मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन में x की कौन सी वैल्यू पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? रियल, जीरो। अरे जीरो पर प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? कैसे एक्स होगी? की वैल्यू। x की, n की तो, n तो यार n तो नेचुरल नंबर भाई, n तो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पर प्रॉब्लम होगी भाई? किसी पर भी नहीं होगी। कोई वैल्यू, सारी वैल्यू, सभी वैल्यूज पर ये फंक्शन प्रॉपरली डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर है। और वैसे भी हमें डोमेन पहले से दिया हुआ है रियल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एफ एन सच दैट आर से आर में डिफाइन है। ओके, फॉर ऑल एन जो कि नेचुरल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी ये जो फंक्शन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ऑन आर। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऑन आर टू द फंक्शन, टू द फंक्शन एफ। एक फंक्शन में ही तो कन्वर्ज करेगा ना, एक फंक्शन में कन्वर्ज करेगा डिफाइंड बाय। अब उसको डिफाइन कैसे किया गया है? यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो फंक्शन होगा। किन के लिए? किन के लिए? वो सभी एक्स जो रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, वो सभी एक्स जो रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं? यस। परफेक्टली गॉट इट। ठीक है, बाकी आपको Yes. फर्स्ट पार्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा दीक्षा, देखो उसके बिना फिर काम चलेगा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी देखो आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तक आज करवाएंगे, उसकी डेफिनेशन तक आज करवाएंगे, ये आप समझ जाओ, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा।
फर्स्ट पार्ट आप इसके जस्ट बाद में जाकर के कर लेना, ठीक है। और फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप ये वाली रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम थोड़े से यूज करेंगे कि यार मैथ्स में खेलते कैसे हैं थोड़ा सा। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, और ये सब हम कर रहे कहाँ से हैं, एस के मापा बुक से। एस के मापा बुक पेज नंबर 557 और 937 है बुक का। ओके देखो, लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स, और x को डिफाइन किया गया है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। x को डिफाइन किया गया है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब x को नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, कोई बताएगा? ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव में जाएगी फिर ये। हाँ, अरे ओवरऑल टर्म नेगेटिव में नहीं, ओवरऑल टर्म जो है वो पॉजिटिव में जाएगी, ऐसे बोलो। नहीं, फिर माइनस एक्स लग जाएगा ना, फिर माइनस लेंगे तब माइनस एक्स। डाइवर्ज कर जाएगी ना। हाँ, ये डाइवर्स कर जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए हम x को 0 या 0 से बड़ा लेंगे ताकि ये कन्वर्ज कर सके। ओके, अभी देखो, अभी मैं लिखने वाला हूं फॉर ऑल x जो कि 0 या 0 से बड़ा है, आप मुझे ये बताओ कि e की पावर nx हमेशा बड़ा होगा nx से, या e की पावर x हमेशा x से बड़ा होता है उन सभी x के लिए जो 0 या 0 से बड़े हैं। भाई e का ग्राफ बताओ मुझे कैसे आता है, ऐसे ही तो आता है ना, यस, है ना, इंक्रीज होता है। ठीक है। और x का ग्राफ कैसे आता है, x का ग्राफ ऐसे आता है। तो e वाला हमेशा बड़ा रहता है, डोमिनेंट रहता है हमेशा, e की पावर x वाला, बोलो भैया, है ना, हमेशा बड़ा रहता है। यस यस। तो यहां से ये लिखा जा सकता है कि e की पावर nx जो है हमेशा बड़ा रहेगा nx से, ठीक है। अब हम यहां से ये वाली जो क्या बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन बनाने का हम ट्राई करेंगे। ओके, देखो कैसे करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो e की पावर nx ये लेस देन हो जाएगा 1 ओवर nx से, बोलो यस, हो जाएगा। इस e की पावर nx को जब आप ऊपर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस nx, और इस x को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो ये x आ गया, और ये छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया, ये 1 ओवर n से छोटा हो गया, हो गया। ओके, अभी आप मुझे इतना बता दो कि e की पावर कुछ भी रख दो आप, कुछ भी का मतलब 0 रख दो, पॉजिटिव रख दो या नेगेटिव रख दो, ये हमेशा ही 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना। यस, पॉजिटिव। e की पावर आप कुछ भी रख दो, ये हमेशा 0 से तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। कुछ भी का मतलब है 0 रखो, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, e हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा ही क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। ओके, यस, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात और बताओ, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने हमें क्या कह दिया कि x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी मिलेगी। तो 0 या 0 से बड़ी मिलेगी तो हम 0 से बड़ी के लिए इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बोलो। ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू जो है ये यहां तक, मतलब x इंटू ई की पावर माइनस nx की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, बोलो भाई, बोलते जाओ फटाफट। यस, ठीक है, आ गया इतना समझ में? यस, इनके बीच में। ओके, अभी मुझे ये बताओ, आपने सैंडविच थ्योरम का नाम सुना है? यस, सुना था लेकिन अब पता नहीं फिलहाल तो। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, हम हमारी पर्टिकुलर जो
सीक्वेंस दी हुई होती है उसको बीच पे रख देते हैं और दोनों तरफ से हम बराबर लिमिट को पहुंचा देते हैं। अभी जब हम एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर देखेंगे, देखो यहीं पे बता देता हूं इसको। आपको पता है ना सैंडविच थ्योरम? किसी को नहीं पता? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता हो? एक बार बता देना। सैंडविच थ्योरम में कुछ नहीं होता भाई। हम अगर एक्स एन की लिमिट निकालना चाहते हैं तो एक ऐसी सीक्वेंस वाई एन जो इससे बड़ी हो और एक ऐसी सीक्वेंस जेड एन जो इससे छोटी हो। एक्स जेड एन अगर मान लो किसी पी को कन्वर्ज करती है, वाई एन भी उसी पी को कन्वर्ज करती है, तो सैंडविच थ्योरम अच्छा से ये हम बोल ओवरऑल देते हैं कि एक्स एन को भी पी को ही कन्वर्ज करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। अभी देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जब हम इस पूरी इनइक्वालिटी की वैल्यू देखते हैं तो ये जो जीरो है वो कहां चला जाएगा? किसको कन्वर्ज कर जाएगा? जीरो को ही चला जाएगा। यस ठीक है। और जब n टेंडिंग टू 1/n देखते हैं तो ये भी कहां चला ये भी जाएगा? जीरो पे। जीरो को। तो बाय द ये हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम इस टर्म को कहां कन्वर्ज करना होगा? जीरो को कन्वर्ज जीरो करना पे। होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। बोलो। यस और ये किसके लिए ट्रू होगा? ये होगा फॉर बाय सैंडविच ऑल थ्योरम। एक्स बिलोंगिंग टू एन जीरो या जीरो से बड़ा। जीरो पे। हाँ ग्रेटर और देन। x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किस पे? सच दैट करके लिख लो इस रियल तरह से। नंबर। ठीक है। जीरो या जीरो से बड़ा रियल ठीक है। नंबर x, उसके लिए ये ट्रू होगा। यहां तक समझ में आया क्या? अच्छे से एकदम क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको फॉर्मली अगर हमें लिखना है कहीं पे, मान लो प्रूफ में आपको लिखना है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको हम लिखेंगे देयरफॉर द sequence of functions fn is pointwise convergent on जीरो या जीरो से बड़ा रियल नंबर। ठीक है भाई। जीरो या जीरो से बड़ा रियल नंबर किसको कन्वर्ज करता है? टू द जीरो फंक्शन f defined by f of x is equal to 0 and x is greater than or equal to 0। ये है इसका फॉर्मली लिखने का तरीका। ठीक है। बोलो भैया, क्लियर है एकदम? अभी एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। उसकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, बाकी कल से उसके वर्क एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे और लगभग कंप्लीट कर देंगे। फिर देखेंगे कोची क्राइटेरिया। भैया मुझे आपसे बात करनी थी, लास्ट में मेरे से बात थोड़ा कीजिएगा। अब बताओ ना क्या कह रहे हो? कुछ पर्सनल था तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। नहीं, एग्जाम को लेके ही करना था। कौन से एग्जाम? आपके सेमेस्टर एग्जाम? नो नो, ये PIFR के लिए कुछ पूछना था आपसे। वैसे आप क्लास लो, उसके बाद मैं पूछ लूंगी। ठीक है। ठीक है। देखो अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ है एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एन एक्स, और ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं, क्या आप वो कर सकते हो क्या? मुझे बताओ
कि इसको, इस फंक्शन को हमें सैंडविच में फंसाना है। तो सैंडविच में फंसाने के लिए अब अगर डायरेक्ट आप देखते हो तो ये फंक्शन डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 0 को जा रहा है। बताओ भाई, पता चल रहा है? अरे भाई सीधा सीधा यहाँ से तो दिख रहा है कि ये तो फंक्शन 0 को जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेम है ये तो, क्या कह रहे हो? सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। नहीं, सेम नहीं है। वहां पे x था, यहाँ पे x स्क्वायर। हाँ वैसे ही चलेगा ये। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि अगर आप इसको सैंडविच में फंसाना चाहते हो तो यहाँ पे अप्रोचेस सीखो। अप्रोचेस सीखने का मतलब है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एन एक्स को सैंडविच में फंसाना है तो पहली बात तो आप इसको 0 से बड़ा ही बता दो। बोलो। और ये 1/n के बीच में लाई करना पड़ेगा। 1/n आ कहाँ से जाएगा? पहले तो मुझे ये बताओ कैसे आएगा? जैसा हमने यहाँ पे निकाला, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, क्या आप उस तरह से यहाँ पे निकाल करके दिखा सकते हो? पे e टू द पावर माइनस nx ग्रेटर देन होगा nx से, ऐसे ही आपने जो ऊपर में किया है। देखो, e टू द पावर माइनस एन एक्स ग्रेटर देन होगा किससे? एन एक्स से। मैंने तो ऐसा कहीं बोला ही नहीं है। ये बरो ये हो जाएगा e की पावर x ग्रेटर एन होगा एक्स होता है, एन एक्स होता है, एन एक्स। स्क्वायर। ठीक है, अभी बताओ अभी क्या करें? जल्दी बोलो। 1 लगा दीजिए और साइन चेंज कर लीजिए। 1 लगाने के बाद में काम कैसे चलेगा भैया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ये 1 में x से n मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। x के उधर चल जाएगा, 1/n रह अगर जाएगा फिर अगर इधर। अगर ऐसा कुछ करें हम, मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ लगा दूं क्या? लोग। लोग लगाने पर यहाँ तो क्या बन गया? nx बन गया। ठीक है, यस nx बन गया। यहाँ पर आप लोग लगाओगे तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, यहाँ से लोग वो nx स्क्वायर ले लो आप। रुको रुको रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में लगाएंगे लोग। लोग दो मल्टीप्लाई 2 से बाद में करेंगे, पहले आप लगा दो लोग। लोग लगाओगे तो यहाँ पे nx की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी किससे? लोग nx से बड़ी हो जाएगी। बोलो भाई, कितना बोलो? लोग n प्लस यस, ये तो हो गया। हो जाएगी। यहाँ पर आप 2 लगा दो, यहाँ पर आप 2 लगा दो, लगा सकते हो। अब इस 2 को उठा करके इनके ऊपर भेज दो। ठीक है, भेज दो। nx इज ग्रेटर देन log n स्क्वायर x स्क्वायर, ओके, ओवर 2। अभी ये 2 का झंझट पड़ेगा यहाँ पे, 2 को कहाँ भेजे? बताओ। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें वापस से एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए देखो, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने के बाद में हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये 2 का क्या करें? मुझे तो ये बताओ 2 कहाँ जाएगा? चलो यहां से एंटी लॉग ले, सबसे पहले तो एंटी लॉग लेंगे तो यहां कितना बना? e की पावर nx। ठीक है, बन गया क्या? ओके, बोलो भैया। यस यस यस, बन गया। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ना कि e की पावर नहीं, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आएगा भाई? इसमें लोग नहीं लगेगा क्या? वो एंटी लोग नहीं लगेगा क्या इसमें? अच्छा हाँ, यस यस। कि ब्रो e की स्क्वायर बोलो भाई बोलो, स्टेप्स बताओ यार, कैसे करेंगे? e की स्क्वायर थोड़ा सा जम नहीं रहा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, क्यों आएगा, कैसे आएगा?
ऐसा करो, आप इस 2 को इसके पास भेज दो, यस। ठीक है, इस 2 को आप यहां भेज दो और अब कर दो 2nx, 2nx, अब यहां लगा दो e। अभी ठीक है? हाँ अब अब सही सही है। अब सही है, लेकिन आपके डिजायर्ड फॉर्म में क्या है वो भी तो देख लो। माइनस ये 1 में nx करो ब्रो, दोनों को रेसिप्रोकल करके। किसको? ये स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल लेके फिर उसके बाद लोगो लिखते हैं। बात तो वही पड़ेगी, ये ये फिर टू नेगेटिव में जाने। टू को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें तो। बोलो, यहां तो हमें 2 को इंट्रोड्यूस करना है ना, हमें एक्स स्क्वायर बचाना है। अभी ले लो, यहाँ पे एक काम करो, अभी ले लो आप रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या ले लो, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लो, और यहाँ पे बन जाएगा 1/e⁻−2nx इज लेस देन 1/n² एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो है ना उसको भेज दो इधर, ठीक है, इसको भेज दो इधर, उसको उधर भेजोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक सेकंड, रेसिप्रोकल लेने के बाद में माइनस क्यों लगा रहे हैं यार? ये x कहाँ से बिलोंग करता है? x का डोमेन क्या है? एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव वेयर और रियल नंबर। e⁻2nx, ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन 1/n²। बोलो, यस। व्हाट यस? माइनस लगेगा ना यहाँ पे, व्हाट यस, आपको क्या मिल गया? ब्रो यहाँ से लोग लेंगे फिर ये माइनस कट भी रहा है ना। कहाँ से माइनस कट रहा है? चलो ये यहाँ मैं पे आपको लोग लेंगे। होमवर्क दे देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये पहली आप खुद सुलझा लेना। मैं आपको फिलहाल इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, देखो ये हाँ सॉल्यूशन आया भैया कहाँ से। आपने जो ऊपर में ये हाँ हाँ बोलो। ये e⁻nx ग्रेटर देन nx लिया आपने, फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे हाँ हाँ, यहां से, उसके बाद। हाँ हाँ यहां वहीं से से। रेसिप्रोकल ले लो, ये लो। हाँ ये फिर सेम ही हाँ, बन जाता है ब्रो, 2e⁻nx लेस देन हो जाएगा n²x²। मैंने देख लिया करके इसी मेथड से अभी कर रहा था। बन जाएगा, बन जाएगा, ये लो ना, अभी कर लेते हैं ना, nx इज लेस देन 1/nx, ठीक है। अब अब लोग लेंगे तो अब लोग ले लो, हाँ अब लोग ले सकते हैं आप, हाँ ये सही माइनस, सही कह रहे हो, अब लोग ले सकते हैं। ये माइनस nx और ये हो जाएगा माइनस log nx। माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पर 1/nx, ये तो बता रहे हो। और दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो लो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स आ जाएगा ऊपर। अब अरे बात तो वही है ना यार, x/n से फंस गया, ये लो, x/n से फंस गया, खत्म बात, हटाओ। फंसाना है भाई हमें तो, किसी एक ऐसे फंक्शन से फंसाना है जो जीरो को ले जाए। जब आप सैंडविच लगाओगे तो ये कहाँ चला गया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, जीरो पर चला गया। ये कहाँ चला गया, x की वैल्यू क्या है, x कहाँ से ले सकते हैं, x ले सकते हैं पॉजिटिव या फिर जीरो। जीरो लेंगे तो भी जीरो को ही जा रहा है, और n की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती है। n को इनफाइनाइट भेजेंगे, इनफाइनाइट भेजेंगे तो कुछ कुछ भी फाइनाइट वैल्यू ओवर इनफाइनाइट कहाँ चली जाती है, जीरो को चली जाती है। तो ये फंक्शन कहाँ चला गया, जीरो को। तो ओवरऑल बीच वाले फंक्शन को भी कहाँ जाना होगा, जीरो को जाना होगा ना। सिंपल, यस। सिंपल, कोई डाउट इसमें? कोई
कोई डाउट है क्या इसमें? आप ऐसा बना सकते हो क्या? मुझे बाकी तो नहीं है। इनइक्वालिटीज के साथ में आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर करके देखो कैसे आ रही है, क्या आ रहा है। इसमें गलतियां करो बार बार, जितनी गलतियां करोगे उतना कुछ नया निकल करके आएगा। आपने जो ये एंटी लॉग लेके बनाया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया ये सब। कौन सा एंटी लूप? यही लॉग लिया एक्सपेरिमेंट था आपने, ये। फिर एंटी। कौन सा वाला? कौन सी? ये वाली लाइन? हाँ, ये ये मतलब आपने जो इधर रफ किया है ना। इधर इधर जो आपने बताया वो? नहीं, आपने जो किया, आप जो पहले से कर रहे थे, पहले लॉग लो फिर एंटी लॉग लो, ये सब मेरे कुछ समझ ही नहीं आया। अरे देखो मैं बताता हूँ। e की पावर nx जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है nx को, यहाँ पे कुछ भी हो चाहे। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव ले रहे हैं हम, पॉजिटिव के लिए डोमिनेट करता है, नेगेटिव के लिए नहीं करता है वो। मतलब करता तो नेगेटिव नेगेटिव के के लिए लिए। नेगेटिव करता होगा। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव के लिए भी तो करेगा ना भाई। बना कर देख लो यार, हमारे पास में टूल्स है, तो फिर चिंता की क्या बात है। ये लो, ये आपका है y इक्वल टू एक्स और ये है आपका y इक्वल टू ई की पावर x। लो हो गया डोमिनेट। जब हमारे पास में टूल्स दिए हुए हैं तो बना के देखो ना सीधा सीधा, कौन है डोमिनेंट? ई की पावर x हमेशा डोमिनेंट रहेगा, चेक करना इसको। तो सर फिर वहाँ f ग्रेटर देन 0 का फिर क्या मतलब सिग्निफिकेंस है? लेस देन 0 f ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 का सिग्निफिकेंस यही है कि आपको इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कन्वर्जेंट प्रूव करवा रहा है, बाकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। इसको कन्वर्जेंट प्रूव करवाने के लिए इसने x को ग्रेटर देन 0 बोला। अगर आप x को नेगेटिव भी ले सकते हो तो एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव पहले से है, आप n को बढ़ाते जाओगे, ये सीक्वेंस आपकी डाइवर्ज कर जाएगी। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो डाइवर्ज कर जाएगा, इनफाइनाइट को पहुंच जाएगा। गॉट इट? यस व्हाट। अभी कोई डाउट? देखो आप डाउट्स पूछने में ना झिझको मत। आप किसी भी तरह की कोई भी मतलब ऐसे मत रखना यार कि डाउट कैसे पूछूं। छोटे से छोटा डाउट चाहे वो 11th लेवल का ही क्यों ना हो, आपको पूछना है और मुझे कोई शर्म नहीं आएगी वो डाउट सॉल्व करने में। अगर मुझे नहीं भी आएगा ना तो मैं बोल दूंगा कि भाई नहीं आ रहा, सोच के बताऊंगा। बिकॉज यहाँ पे कोई हमें अवार्ड देने नहीं बैठा है। ओके, रिमेनिंग तो नेक्स्ट उसमें 8 वाली क्लास में करते हैं। हाँ रिमेनिंग उसमें करेंगे, लेकिन अभी इसका नहीं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन तो करवानी है भाई। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख ले जाओ और फॉर्मल डेफिनेशन समझ जाओ। बाकी हम 8 वाली क्लास में तो अपना सीक्वेंस का करेंगे ना यार, इसका थोड़ी। सीक्वेंस को भी तो खत्म करना है ना 15 तक, फिर 17 से डीसी स्टार्ट करना। मैं डीसी करूंगी। क्या कह रहे हो? मैं डीसी से ही क्लास लूंगी। डीसी से जो मेरे साथ में रहेगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, 100%। ठीक है कि डीसी जो मेरे साथ में कर लिया ना, जैम में अगर 15 नंबर का डीसी आ रहा है ना, 15 नंबर का डीसी आ रहा है तो 12 नंबर की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फुल गारंटी 12 नंबर की। ठीक है, मेरे इस साल जैम निकले भी नहीं। क्या कह रहे हो? मेरे तो इस साल जैम भी नहीं निकले। नहीं निकलेगा ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरा नहीं निकला, मैं ऐसा बोल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर निकल गया तो फिर आप मुझे क्या दोगे? निकले तो सही। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे YouTube चैनल पे सपोर्ट कर देना जितना आप कर सको, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ सब फ्री है, ठीक है। तो डीसी 17 से करेंगे। डीसी में मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ, स्क्रैच से करेंगे, एक एक डिटेल से करेंगे, क्वेश्चंस इतने करवाएंगे कि आप थक जाओगे। इतने क्वेश्चंस करवाएंगे वैरायटी के। अभी फिलहाल के लिए हम यूनिफॉर्म, बहुत ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। हम 10th लेवल से शुरू, 10th आपने पास कर ली, बस इतना ही काफी है। हम आपको इतना डिटेल से करवाएंगे, इतना स्क्रैच से करवाएंगे। अभी आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख ले जाओ और इसको थोड़ा सा समझ जाओ, मेन टॉपिक है।
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म। स्कूल की यूनिफॉर्म में एक बच्चे की अलग, दूसरे की अलग, ऐसी होती है क्या? नो सेम। सेम टू सेम होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक फॉर्म में। यूनी मतलब एक, फॉर्म मतलब फॉर्म में, ठीक है, एक समान। यूनिफॉर्म का हिंदी में मतलब होता है एक समान, एक समान कन्वर्जेंस, कन्वर्ज करे। अब यहां पर x की डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी होगी। अब यहां पर x की जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, x पर डिपेंड नहीं करेगा कन्वर्जेंस। गॉट इट? अब इसकी डेफिनेशन पहले आप लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। क्लास जब भी आप ले, कोई भी क्लास ले, भविष्य में भी या फिर अभी भी कोई भी क्लास ले रहे हो, कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो, ठीक है? साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहा करो। बाद में डिटेल नोट्स वगैरह बनाओ, वो बात अलग है। क्लास के नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज बोल जाता हूं मैं जो लिखता नहीं हूं, ठीक है? तो आपके जैसे माइंड में आया आप लिख लो उसको तुरंत। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट टी इज ए सबसेट ऑफ आर। अब ये सबसेट है ना, इसमें एस के मापा में तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैंने मान के चली थी, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वो गलत सिद्ध हुआ था आगे जाकर के। तो फिर बाद में हमें पता चला कि ये प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, ये है एक इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है? बाकी आप और भी कई किताबों में देखोगे तो आपको प्रॉपर और इनप्रॉपर इन दोनों में कंफ्यूजन मिलेगा कि यार कौन सा ले कौन सा ना ले, ठीक है? तो यहां पर आप इम्प्रॉपर सबसेट लेकर के चलो, ठीक है? तो लिखना शुरू करो, और इस डेफिनेशन को मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ओके? एंड फॉर ईच एन जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। मतलब नेचुरल नंबर क्या दे देगा आपको? इंडेक्स दे देगा। सीक्वेंस बनाने के लिए इंडेक्स तो हमारे पास में मिल गए, ठीक है? लेट एफ एन सच दैट डी टू रियल नंबर, ठीक है, आर के किसी सबसेट से, यहां पे मैं सबसेट यूज कर रहा हूं, सबसेट से आर में एक फंक्शन डिफाइन है। फिलहाल के लिए इसको क्या बोल देंगे? एक फंक्शन, बी ए फंक्शन। ओके, देन लिखते जाओ, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन। देखो, इसको बोल रहे हैं फंक्शन, और जब इसके ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का ही तो निशानी होती है ना ये। हम कौन कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं? एक तो ये वाला करते हैं सीक्वेंस के लिए, एक ये वाला करते हैं, और एक ये वाला करते हैं, है ना? आपको तीनों देखने को मिलेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला यूज लेकर के चल रहा हूं। देन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज सेड टू, प्लीज यार म्यूट कर लो फोन, किसी का अनम्यूट है। नीलाल, रोहित, थैंक यू। देखो, देन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन डोमेन डी, ठीक है? डोमेन डी पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा टू ए फंक्शन, टू ए फंक्शन, किसी एक लिमिट को, और वो लिमिट क्या होगी? एक फंक्शन होगा। टू ए फंक्शन एफ इफ, अब आती है असली बात, इफ corresponding to corresponding to a
प्री असाइंड पहले से डिफाइन किया हुआ पॉजिटिव एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन जो कि रियल नंबर में से आता है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, ए स्टेज के जो कि नेचुरल नंबर से ली जाती है, और इसके आगे जस्ट ब्रैकेट लगा करके लिखना होगा आपको। ऐसे मत लिखो, रुको एक सेकेंड, रुको, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करवाता हूँ बुक की लैंग्वेज से। यहां तक लिख लिया, देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के ब्रैकेट में एप्सिलॉन, और इसके बाद में ये जो के है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ऐसे लिखो इसको, ये एप्सिलॉन है, अंदर वाला एप्सिलॉन है, ये बिलोंग का निशान है। ध्यान से देखना, ये एप्सिलॉन है, ये बिलोंगिंग का निशान है। यार इस बिलोंगिंग को बाद में लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो छोड़ो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के, अब इसमें ब्रैकेट लगा करके लिखो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन एक्स बिलोंगिंग टू डी। ठीक है, यहां तक लिख लिए। यस। एंड के जो है वो बिलोंग करेगा, के जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। एक सेकंड रुकना है ना। अरे इसको धो के भर ला, ठीक है। देखो, ठीक है, के कहां से लेंगे हम, नेचुरल नंबर से। वो स्टेज देगा आपने एक स्टेज के बाद में, और स्टेज क्यों ली जाती है आपको पता है, स्टेज क्यों ली जाती है, ठीक है। यहां से अब स्टेज क्यों ली जाती है वो भी बताऊंगा। सच दैट, इसके बाद में लिख रहा हूं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ये जो लाइन है इसके बाद में लिख रहा हूं, सच दैट फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करते होंगे उस डोमेन में, उनके लिए आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, उसमें और उस फंक्शन में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको छोटा किया जा सके एप्सिलॉन से, होल्ड्स फॉर ऑल एन जो कि उस पर्टिकुलर स्टेज के बाद में आते हों। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर स्टेज के बाद में आते हों। अब ये वाली डेफिनेशन आपको समझ में कितनी आई मुझे ये बताओ, ठीक है। उसके बाद में मैं करूंगा रिपीट। अनम्यूट करके मुझे बताओ कितना समझ में आया कितना नहीं आया। बोलो, अनम्यूट करके बताओ कितना आया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी आवाज। दीक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोहित, सुजीत, राजीव, कोंदा,
आप सबको समझ में आई है डेफिनेशन अच्छे से? जी समझ में आ रहा है। ये एक मिनट, ये पूछना था मुझे हाँ कि जो फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जब बात करते हैं, हाँ सपोज फंक्शंस कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट या कोई फाइनाइट वैल्यू पे, हाँ आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि वो फंक्शन किसी फंक्शंस पे कन्वर्ज करेगी, हाँ तो फिर यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने कंसीडर किया है अभी आपके जो व्हाइट जैम बोर्ड पे दिखा रहे हैं, हाँ हाँ वहाँ डी से लेके रियल नंबर पे फंक्शन लिया गया है। हाँ तो मेरा ये कहना है कि फंक्शन जो होगी जिस पे वो कन्वर्ज करेगी फंक्शन, हाँ वो हमेशा रियल नंबर ही होगी ना, हाँ, क्योंकि फंक्शन ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और एक रियल नंबर एक फंक्शन नहीं हो सकता क्या? हाँ कांस्टेंट फंक्शन का आर्ग कह सकते हैं। ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस बात है। कन्वर्ट करेगी। क्या कह रहे हो? सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन हमेशा फंक्शन में कन्वर्ज करेगी। फंक्शन कुछ भी हो सकता है क्या, रियल नंबर वगैरह? हाँ, रियल नंबर कुछ भी हो कुछ सकता है, फंक्शन कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, जब हम एग्जांपल करेंगे, जब हम देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि आगे फंक्शन के जो फंक्शन पे कन्वर्ट कर रही है उसका रेंज जो है उस पे कन्वर्ट कर रही है। ये दीक्षा, आपका म्यूट कर लोगे प्लीज? आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। हाँ, अब बोलो। ऐसा कह सकते हैं कि जिस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, मान लीजिए उस फंक्शन के रेंज वैल्यूज पे कन्वर्ज कर रही है, रेंज वैल्यूज पे मतलब कैसे? मतलब जिस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, अगर फंक्शन वो 3 वैल्यूज दे रहा है, π/2, 0, -π/2, तो वो फंक्शंस का रेंज हो गया मान लीजिए वो पॉइंट, और वो रियल भी है। नहीं, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। यहाँ पर आपको एक लिमिट मिलेगी। ब्रो हाँ, कोई आप टॉपिक से निकला यहाँ रहे हो? यहाँ के पे मतलब मैं वो उस पे पॉइंट वाइज की बात कर रहा था, मतलब पॉइंट वाइज वो पे आपको पॉइंट्स पे डिपेंडिंग वैल्यूज मिलती है, पॉइंट्स पे डिपेंडिंग लिमिट फंक्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक लिमिट फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर अच्छा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे पूरे डोमेन में एक ही फंक्शन को जा रही है। वो फंक्शन का वैल्यूज एक ही होगा, वो जो जिस पे कन्वर्ज एक ही वैल्यू होगा वो फंक्शन का। हाँ, एग्जैक्टली exactly। नहीं रोहित, और कोई टॉपिक नहीं है इसके अलावा। इसको थोड़ा सा और समझाएंगे, 2-3 लाइन और लिखाएंगे। ठीक है, पहले लिखवाई देता हूँ हाथ की हाथ, देख लो और लिख लो। लिख तो रहे हो ना यार, कभी लिख ही नहीं रहे हो। यस यस। इन दिस केस वी राइट, हमारा जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, उसको हम ऐसे बोलते हैं f। इस पे कन्वर्ज कर जाती है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं इन दिस केस, यूनिफॉर्मली। और इसका एक और तरीका है, एफ एन कन्वर्ज कर जाए एफ में यूनिफॉर्मली। ओके, ऑन डी, ऑन डी लगाना मत भूलना आप। ठीक है, और एफ जो होता है एफ, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एफ एन ऑन डी। जितनी भी बातें हो रही है ये डोमेन के अंदर हो रही है ना। यस। ठीक है, उसके बाद में कुछ टॉपिक दिया हुआ है इसका, क्या है? इट फॉलोज दैट सीक्वेंस। ठीक है, देखो, अगर आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कन्वर्ज करेगा एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इंप्लाई करेगा पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन एफ एन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करना जरूरी नहीं है। यूसी लिख देता हूं इसको। ठीक है, यूसी, यूसी मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पीसी मतलब
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, आप समझ जाना, ठीक है। ये दोनों टॉपिक और लिख लो, उसके बाद में ये क्लास अपनी एंड है। और इसके बाद में आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हो। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का, कल की क्लास का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। कल से हम करेंगे वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, कितने हैं टोटल इसमें? टोटल 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल से हम इस ये जो डेफिनेशन आज करवाई है इसमें हम बिल्कुल मास्टरी कर लेंगे अच्छे से। मतलब ये डेफिनेशन एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएगी हमारे, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट 6 एग्जाम्पल्स से। आप एस के मापा के एग्जाम्पल्स ट्राई करके आना, ठीक है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर है 558। वर्कड एग्जाम्पल्स पेज नंबर 558, ठीक है। एस के मापा और 9th एडिशन, ओके। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देता हूँ, आप बताओ, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना।